थे आपका यो स्टॉक्स में आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। बाजार में आज फेड के रेट हाइक के बाद कमजोर शुरुआत हुई थी, लेकिन लोअर लेवल से बहुत ही जबरदस्त रिकवरी है। अगर हम दिन के निचले स्तरों से यानी कि शुरुआती घंटे से अभी तुलना करें तो 100 अंक ऊपर आ गया है निफ्टी, बाकायदा अब हरे निशान में 17,167 का स्तर आपको दिखेगा। और निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां भी रिकवरी बेहद शानदार है और इस वक्त 40,000 से ऊपर के स्तर आपको दिखेगी। लोअर लेवल से करीब 300 अंकों का सुधार में निफ्टी बैंक पर भी देखने को मिल रहा है। अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो बाजार की दिशा आज भी तेजी के पक्ष में है। ज्यादातर शेयर जो है हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। करीब एनएसई की बात करें तो 1200 शेयर हरे निशान में है और उसके मुकाबले करीब 750 शेयर लाल निशान में इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि मेटल स्टॉक्स कुछ हद तक सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। बैंकिंग फाइनेंशियल में भी आज थोड़ा सा उत्साह हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन आईटी में प्रेशर है। एचसीएल टेक, विप्रो, इन्फोसिस, ये तमाम शेयर जो हैं करीब करीब 1% के आसपास की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं और एशियन पेंट्स में 1.5% के आसपास की कमजोरी है। सवाल यह है कि बाजार में जो रिकवरी है क्या ये सस्टेन करेगी? क्या 17,150 के आसपास आपको लॉन्ग की पोजीशन बाजार में बनानी चाहिए? इन सारे सवालों को अपने हम एक्सपर्ट से जरूर पूछेंगे और आपकी रणनीति आज के बाजार में जरूर बनाएंगे। और आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज है वायदा बाजार की वीकली एक्सपायरी। तो किस तरह से आपको ट्रेड करना है वीकली एक्सपायरी को ये समझेंगे, लेकिन पहले आपको सवाल पूछने का तरीका बता देते हैं। 9167329108 पर आप फोन कीजिए, एसएमएस कीजिए या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और सोशल मीडिया पर भी 89 स्वदेश मौजूद, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर जाकर @89 स्वदेश पर अपने सवाल हमसे आप पूछ सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं खास मेहमान शेयर इंडिया के रवि सिंह और investforedu.com के आदित्य अग्रवाल। आदित्य और रवि, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 89 स्वदेश पर। आदित्य, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। जैसी कि उम्मीदें भी थी कि बाजार की शुरुआत आज कमजोर होगी, हालांकि एक कॉशियस अप्रोच था कि कहीं आधे % अगर फेड अपने रेट हाइक कर देता तो शायद टर्मोइल ज्यादा होता, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये डिस्काउंटेड भी था। इसके चलते हम रिकवरी देख रहे हैं लोअर लेवल से। आप ही बताइए कि क्या ये जो रिकवरी हुई है आदित्य, ये सस्टेन करेगी? और चूंकि बाजार अब बिल्कुल हल्के से गेंस के साथ ट्रेड कर रहे हैं, यहां से आप किस तरह की स्ट्रेटजी सजेस्ट करेंगे दर्शकों को? अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग और शो में बुलाने के लिए शुक्रिया। बिल्कुल, हमने एक शानदार रिकवरी निचले स्तरों से देखी है, जैसे आपने शो के स्टार्टिंग में कहा। और अगर आप पिछले कुछ दिनों के चाल देखोगे अभिषेक जी, तो नीचे से बाइंग देखने का पैटर्न मिल रहा है हमें। मार्केट करेक्ट करता है और उसके बाद नीचे से बाइंग आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि मार्केट एक बॉटम फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। एक इंटरमीडिएट बॉटम ही सही, बट एक बॉटम कहीं ना कहीं बॉटम फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। 17,100 के आसपास अच्छा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और मार्केट 17,200 का एक इमीडिएट हर्डल जरूर है मार्केट में। वहां पे आप अगर ऑप्शन डेटा भी देखोगे तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है कॉल साइड में। और क्योंकि आज एक्सपायरी है तो हो सकता है कि शायद उसको खुदा के मार्केट उसके ऊपर ना चल पाए। लेकिन अगर 17,200 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है और उसके ऊपर ट्रेड करने लगे तो मेरा मानना है कि एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली हमें मार्केट में देखने मिलेगी। यहाँ पे 17,400 से 500 के लेवल्स भी हमें देखने मिल सकते हैं, क्योंकि जो चाल है पिछले कुछ दिनों में वो क्लियरली ये दिखा रहा है कि मार्केट में नीचे इस तरह से बाइंग है और इंडिकेटर्स भी काफी ओवरसोल्ड थे अभिषेक जी, और वहां से एक हमें रिकवरी देखने मिल रही है। बैंक निफ्टी अगर हम बात करें तो 40,100 सॉरी का जो लेवल है वो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है बैंक निफ्टी, तो फिर वहां पे भी हमको एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर बैंकों की अगर हम बात करें तो इसमें एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सभी बैंकों में थोड़ा एक हमें बाइंग पैटर्न नजर आ रहा है और शॉर्ट कवरिंग रैली भी देखने मिल रही है। तो मेरा मानना है कि मार्केट में एक बहुत बड़ी गिरावट शायद हमें देखने ना मिले। एक छोटे कंसोलिडेशन फेज में जो मार्केट है 17,200 उसी के बीच में रहे और 17,200 के ऊपर एक फ्रेश लॉन्ग पोजिशन जरूर ले सकते हैं। नीचे में एक 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा है, ऊपर में 17,500 तक के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। ओके, ठीक है। तो पहले 17,200, 17,500 इस कड़ी में हम चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे। अच्छी बात पिछले 2 दिन से सिर्फ मार्केट के अंदर ये हो रही है कि इवेंट से ठीक पहले 17,000 थे, इवेंट के बाद आप 17,000 हो और उससे पहले 16,800 का आपका स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है, जो कि इससे पहले दिसंबर में हमने बनते हुए देखा था। आप सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अब कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित जी हैं अपना सवाल पूछने के लिए, अमृतसर से हैं। बहुत ही बढ़िया रोहित जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी सर, नमस्कार सर। मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। 1600 शेयर है मेरे, 30.90 के हिसाब से।
30 रुपये 90 पैसे अभी चल रहा है, 24 का रेट सर, 10,000 का घाटा है। रखेंगे, रखना चाहते हो? अगर सर जैसा आप बोलेंगे सर वैसे ही करेंगे। अच्छा ठीक है, फिर ठीक है। तो ये सवाल एक काम करते हैं, रवि जी से पता करते हैं। रवि जी सेंट्रल बैंक के चार्ट वगैरह खोल लीजिए, डाटा खोल लीजिए, जैसे भी आप इसको देखते हैं देखिए। 31 रुपये मोटा मोटी समझ लीजिए इनकी खरीद का रेट है, अभी चल रहा है 24 का रेट, 10,000 का घाटा चल रहा है, दोनों पक्ष में है। आप बोलना है, आप बोलेंगे कि रुकना है तो रुक जाएंगे, आप बोलेंगे एवरेज करना है कर लेंगे, आप बोल रहे हैं बाहर निकलना है बाहर भी निकल सकते हैं। तो सारे ऑप्शंस खुले हैं, जवाब आपको देना है सर। और ठीक है रवि सर, आपकी ना आवाज़ हम तक सही ढंग से नहीं पहुंच पा रही है, हम आपको वापस से कनेक्ट करते हैं एक बार। एक काम करते हैं, ये सवाल हम आदित्य से ले लेते हैं। आदित्य जरा सेंट्रल बैंक देखो तो 31 रुपये का 1600 शेयर पड़े हुए हैं, 10,000 का घाटा है, सभी ऑप्शंस खुली हैं, आपको जवाब देना है सर। मैं कि होल्ड करना चाहिए। स्टॉक अपने 200 डीएमए के आसपास अच्छा सपोर्ट ले रहा है, काफी दिनों से उसी पे सपोर्ट लेके ट्रेड कर रहा है। नीचे 23 रुपए का स्टॉप लॉस लगा है, 23-22 रुपए का अच्छा सपोर्ट है, उसका एक स्टॉप लॉस लगा के मेंटेन करे, और ऊपर अगर ये 26 रुपए के ऊपर निकल के सस्टेन करता है तो आपका जो 31 रुपए का भाव है वापस आपको दिखते मिलेगा, और 33-34 तक भी टेस्ट कर सकता है स्टॉक। तो करंट लेवल्स पे होल्ड करे, एवरेज की सलाह मैं नहीं दूंगा, जबकि 26 के ऊपर ट्रेड ना करे। 26 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो एवरेज करने के देख सकते हैं, और नीचे में 22 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखें। 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप सेंट्रल बैंक के शेयर को होल्ड कीजिए। पटना से विजय हमारे साथ हैं। विजय जी नमस्कार, आपके पास कौन सा शेयर है और क्या सलाह चाहिए? सर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है जी, भाव आपका 252 का है। 252 का है सर, और 800 शेयर हैं लोगों। काफ़ी ज़्यादा नुकसान रवि इनको हो रहा है। आप देखिए 1,21,760 रुपये का इनके इंडिया बुल्स हाउसिंग के पोर्टफोलियो पर 252 के भाव के लिए हैं, और उम्मीद रही होगी कि शायद जिस तरह से मैनेजमेंट चेंज हुआ, प्रमोटर चेंज हुआ इस कंपनी का, शायद फॉर्च्यून चेंज होंगे, लेकिन वो ऐसा होता हुआ हमें दिखा नहीं शेयर में। 100 रुपये के नीचे के भाव आप देख लीजिए। यहाँ से आपको उम्मीद है रवि कि कोई पुल बैक इसको शेयर को ऊपर ले जाएगा? हालांकि इनके भाव तो बहुत दूर हैं, बहुत ज़्यादा पैसा देना, बहुत ज़्यादा समय देना पड़ेगा। आपकी सलाह क्या होगी इनको? मैनेजमेंट चेंज हो गया, अभिषेक जी आपने बताया सब कुछ चेंज हो गया, तो फिर ये इन्वेस्टर ही बेचारे जो है वो मैनेजमेंट बन जाते हैं और इसी वजह से फंस जाते हैं। मुझे लगता है बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे दूर हो जाइए। हो सकता है आगे आने वाले हालात जो बन रहे हैं, जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, जो चार्ट पे पैटर्न्स बन रहे हैं, वो इसको 50 रुपए 60 रुपए तक ले जाएं। तो बेटर होगा कि आप इस स्टॉक से दूरी बनाकर रखिए। अब चूंकि 100 रुपए चल रहा है, रिकवरी होना थोड़ा मुश्किल है, तो यहां पर आपको 2 स्टॉक सजेस्ट करूंगा। पहला एक डीसीबी बैंक और दूसरा है यहां पर आईडीएफसी फर्स्ट। इन दोनों में अपना पोर्टफोलियो स्विच कर लीजिए। थोड़े शेयर वहां पर ज्यादा खरीद पाएंगे और लॉस की रिकवरी हो सकती है। इस स्टॉक में आपकी लॉस बिना कुछ सोचे समझे पहले पोजीशन को चेंज करें। ओके ठीक है, आपको एक सब्सिट्यूट शेयर्स भी दे दिए गए हैं जिसके अंदर आप चाहें तो ट्रेड ले सकते हैं, और दोनों के दोनों पे बाय का ठप्पा लगा, आईडीएफसी डीसीबी बैंक। अगर आप इसमें कुछ चेंज करना चाहें तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस वैसे आज एफ&ओ बैन में भी है, थोड़ा सा सावधानी के साथ इसके अंदर ट्रेड करें आप। आगे बढ़ते हैं, एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं, उनका नाम है विकास। विकास जी नमस्ते, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। सर मेरे पास एफएसएल के शेयर हैं 2000 11350 में 113 रुपये 50 पैसे। ठीक है, रेट क्या है? 113 113 रुपये 50 पैसे। ये एक साथ लिए थे और कब लिए थे ये और बता दो। साथ लिए थे सर, आज से 5-6 दिन पहले। एक साथ लिए हैं और एक कब लिए हैं सर? ये सर अभी लिए हैं, जस्ट फ्रेश बाइक। 6 दिन पहले लिए हैं। खबर है आपके पास कोई जानकारी? जानकारी सर, अच्छा, आप ही सर इसकी वजह लेने की? ये सर चैनल में आप बताया था एक्सपर्ट ने एफएसएल के खरीदने के लिए, आप ही के चैनल में। तो किसी गेस्ट ने कहा है आपको लेने के लिए कि हाँ हाँ जी ठीक है, डन, कोई बात नहीं। तो आपने जब वो सुने ना तो फिर पूरा कंप्लीट सुन लेना, उसका स्टॉप लॉस भी सुनना। हाँ पक्के से, टारगेट छोड़ दो, स्टॉप लॉस सुन लो। स्टॉप लॉस हमारा, टारगेट आपका, अपने मन का टारगेट रखो जो रखना है।
2000 शेयर आपके पास पड़े हुए हैं। मैं जरा पता कर लेता हूँ क्या करना चाहिए। एफएसएल के साथ दो मेजर प्रॉब्लम है। आदित्य, आप तो इसको देखते होंगे चार्ट पे। पहला क्या है, जब भी अपना टॉप बनाता है तो उसका जो डाउन चैनल होता है वो लगातार बना रहता है। अभी भी कुछ कुछ वैसा ही फंसता हुआ दिख रहा है। 110 तक का ही देख लें, इससे ज़्यादा इसमें गंभीरता से ना टिके। आपकी राय क्या है? मेरा छोड़ दीजिए, आप अपना राय बताइएगा सर। जी, एक 200 डीएम के ऊपर स्टॉक आया और उसके बाद एक अच्छी मूव के बाद वापस से 200 डीएम में टेस्ट कर रहा है स्टॉक, और काफी अरसों के बाद अपने 200 डीएम के ऊपर टेस्ट कर रहा है, निकला है स्टॉक। तो इतनी जल्दी मुझे लग रहा है कि स्टॉक में गिरावट ना देखने मिले। शायद हमें 107 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है स्टॉक के लिए, तो वो जरूर स्टॉप लॉस लगा के रखे। जैसा कि डिम्पी जी ने कहा कि स्टॉप लॉस जरूर ध्यान से सुने, तो 107 का जो लेवल है वो एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट लेवल रहेगा स्टॉक के लिए। 107 पे जरूर स्टॉप लॉस लगा के रखे, और अगर स्टॉक 115 के ऊपर निकलता है तो फिर आपको 125 तक के लक्ष्य देखने मिलेंगे स्टॉक में। कुछ ज्यादा खराबी, मुझे वीकनेस स्टॉक में नहीं दिख रहा है। एक अच्छे मूव के बाद कंसोलिडेशन फेज चल रहा है स्टॉक में, और अगर 115 के ऊपर निकलता है तो कहीं ना कहीं आपको अच्छी अप मूव स्टॉक में देखने मिलेगा। बट 107 का जरूर स्टॉप लॉस लगा के रखें। ठीक है, फर्स्ट सोर्स के लिए स्टॉप लॉस बता दिया आपको आदित्य। आगे बढ़ेंगे, उड़ीसा से पंकज हमारे साथ हैं। पंकज जी नमस्कार, आपके पास कौन से शेयर हैं? पंकज, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी सर। जी सर, अपना सवाल पूछिए। सर मेरे पास सर गेल का 500 शेयर है, गेल इंडिया का। एट द प्राइस ऑफ 95 मैंने बाय किया था जी। ये तो पिछले 3-4 दिन से 110 से नीचे गिर रहा है, तो मेरा थोड़ा वही जानकारी जानना चाहिए था। ठीक है, गेल वैसे स्लो मूवर है रवि, और हमने पिछले कई साल में देखा है कि 110 वाला जो इसका भाव है, वहाँ पर बार बार सप्लाई आ जाती है, वहाँ से शेयर ही फिसल जाता है। हालांकि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आई है गेल को लेकर। इंटीग्रेटेड टैरिफ का ऐलान किया है पीएनजीआरबी ने, जो कि पिछले भाव से करीब 30% ज़्यादा है। और आज हम कंपनी के मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे थे, उनका भी ये कहना है कि करीब करीब उनकी आय में 1500 करोड़ रुपये के आसपास का इसका पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, वो बढ़ जाएगा। आप ये बताइए कि गेल इस खबर के आधार पर आज शेयर तो रिएक्शन कुछ खास नहीं दे रहा है। कल के आखिरी घंटे में ये जब खबर आ गई थी, पॉजिटिव रिएक्शन आया था अचानक से, लेकिन शेयर ने अपनी तेजी गंवा दी थी। आपका क्या व्यू है? 104 रुपए के आसपास है, यहां से तेजी की उम्मीद करनी चाहिए गेल में? मुझे ऐसा लगता है ये पॉजिटिव सेंटिमेंट यहाँ पर थोड़ा का हाई बनाने के बाद थोड़ा सा करेक्शन जरूर देखने को मिला, तो मुझे लगता है कि 100 के स्टॉप लॉस से पहले तो कंटिन्यू रखना चाहिए। दूसरा, ये जो गेल, इंडियन ऑयल, ये सारी स्टॉक्स हैं, ये लॉन्ग टर्म स्टॉक्स हैं। इन पे आप जो है वो शॉर्ट टू शॉर्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, आप देखिए 10% की डिविडेंड यील्ड वाला एक अकेला स्टॉक है जो कि गेल यहाँ पर अपने उस पर फिट बैठता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म प्ले के लिए गेल, आईओसी और इस टाइप के स्टॉक्स ज्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, जो नंबर्स पॉजिटिव हैं, जो न्यूज यहाँ पर पॉजिटिव है, उसकी वजह से 100 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए। इनफैक्ट आज की अगर बाय कॉल पूछे तो मैं कहूंगा कि गेल को जरूर बाय करके रखिए। 110 के टारगेट और 108 के टारगेट आपको जल्द अचीव होते हुए मिल सकते हैं 100 के स्टॉप लॉस से। ठीक है, जहां पे चल रहा है ना, वहां से रवि जी ने आपके लिए 5 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस दिया और 5 रुपए ऊपर का टारगेट दिया है। ठीक है, 100 का आपका स्टॉप लॉस हो गया। ट्रेलिंग कट जाएगा तब भी फायदे में हो, क्योंकि 95 की आपकी खरीद है। 110 लग गया तो 5 रुपए और बढ़ जाएंगे। कुल मिला के आपका सौदा सही हाथ में, ग्रिप है आपके पास, आप इसके साथ आगे बढ़िएगा। बाय का ठप्पा हमने लगा दिया। संजीव कुमार दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव जी नमस्ते, सवाल पूछिए सर। शेयर है जी, एक तो है केपीआईटी 100 शेयर 800 के पास से। हेलो, ठीक है, हेलो, दूसरा बताओ सर। दूसरा न्यूरिका है जी, जी, 100 दूसरा बता दीजिए। 100 शेयर 1000 रुपए में। वो तो बहुत महंगा है। हाँ जी, मैं एक काम करूँ, आपका केपीआईटी वाला सवाल ले लूँ, वो थोड़ा ज़्यादा ठीक है। आपको थोड़ा प्रॉफिट में भी है इस समय, तो प्रॉफिट बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। एक काम करते हैं रवि जी, आप जरा केपीआईटी के बारे में बताइए, इस समय क्या करें। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़, जितना मैंने देखा है चार्ट, मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा ये, और एक नया ब्रेकआउट भी इसने दिया है, करीब 870 के आसपास का है। पकड़े रखें या छोड़ दें? इस समय स्टेशन पे खड़ी और निकलने को तैयार है, ये कह लीजिए आप, क्योंकि अप साइड के जो टारगेट नजर आ रहे हैं वो यहाँ से
कम से कम 3 से 5% अपसाइड देखने को इमीडिएट बेसिस पे मिलेगा। ब्रेकआउट के ऊपर अगर आज 880 के ऊपर क्लोजिंग हो गया तो ये मान के चलिए कि ये एक बार 930 और 940 के लक्ष्य अचीव कर सकता है। ये तो रही टेक्निकल की बात। फंडामेंटल में देखें तो दो स्टॉक सबसे इंपॉर्टेंट है इस समय, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज और सोनाटा सॉफ्टवेयर। इन दोनों में आउट परफॉर्म किया है पूरे के पूरे आईटी सेक्टर को। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल बने रहना चाहिए, समय दीजिए। रही बात स्टॉप लॉस की, देखिए थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी यहां पर आ सकती है। 880 के पास स्टॉक चल रहा है तो ठीक है। रवि की आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इस ऑडियो को हम फिक्स करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर सोनाटा और केपीआईटी जिनकी चर्चा कर रहे हैं रवि, अगर हम पिछले साल भर में देखेंगे तो ये दोनों शेयर ने आईटी बास्केट को पूरा आउट परफॉर्म किया है। जो दिग्गज नाम है इन्फोसिस, टीसीएस या फिर विप्रो, ये शेयर 15 से 20-25% तक के डाउन है, जबकि ये शेयर 40-45% दोनों ये चले हुए हैं। केपीआईटी पर जरा आदित्य एक आप व्यू दे दीजिए टेक्निकल आधार पर, अगर किसी को इसमें बढ़िया वाला फायदा हो रहा हो, आप इसके लिए स्टॉप लॉस कहां पर शिफ्ट कर लेना चाहिए? अभिषेक जी 850 एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, वहां पे एक स्टॉप लॉस लगा है और बने रहे। जैसा कि डिम्पी जी ने कहा कि एक ब्रेकआउट आया है स्टॉक में, बट इमीडिएट अपसाइड नहीं देखने मिल रहा है हमें ब्रेकआउट के बाद। तो ब्रेकआउट के बाद भी एक कंसोलिडेशन चल रहा है। 850 का एक स्टॉप लॉस अच्छा रहेगा और ऊपर में 960 से 1000 रुपए के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। थोड़ा पोजिशनल रहेगा, आपको थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि एक आउट परफॉर्मेंस के बाद कंसोलिडेशन यूजुअली हमें देखने मिलता है स्टॉक में। फिर व्यू फटाफट आगे बढ़ेंगे, जयपुर से अल्पना को जोड़ेंगे साथ में। अल्पना जी नमस्कार, आपके पास कौन सा शेयर है और क्या सलाह चाहिए? हेलो जी पूछिए अपना सवाल। हेलो, हाँ सर, मेरे पास रिलायंस के 220 शेयर हैं, 1200 रुपए की खरीद के थे। 1200 के? लास्ट ईयर मैंने 20 हाँ अरे वाह। मैंने लास्ट ईयर 20 शेयर तो बेच दिए थे, 2800 कुछ, बट उसके बाद बेचे नहीं। अभी आपके अब पास मैं कितने क्या शेयर हैं करूं? अल्पना जी? आपको तो बहुत ही 200 शेयर हैं। 200 शेयर हैं, तभी भी काफी बड़ी क्वांटिटी में आपका शेयर है। और हाँ इन शेयरों पर हाँ सर, करीब करीब 2.25 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है। पहले तो बहुत बधाई, इतना बढ़िया शेयर और इसमें धैर्य दिखाने के लिए। आदित्य आपसे जानना चाहेंगे, रिलायंस कल सीएलएसए की अच्छी रिपोर्ट आई थी और उनको लगता है कि ये शेयर यहां से भी 35% ऊपर जा सकता है। क्या व्यू होगा आपका रिलायंस को लेकर? क्योंकि हमने देखा था कि 2160-80 वाले रेंज से लेके सपोर्ट, फिर ये बाउंस बैक दिखाने की कोशिश कर रहा है। 2250 रुपए के आसपास के भाव हैं। रिलायंस आपकी नजर में चाल कैसी दिख रही है? चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? अभिषेक जी पहले तो मैं भी मुबारकबाद देना चाहूंगा उनको, बहुत अच्छी बाइंग और 1200 रुपए से बाइंग करके 2800 रुपए पे एग्जिट भी किया, वो और भी अच्छी एग्जिट थी। अगर मैं करंट चार्ट स्ट्रक्चर देखूं रिलायंस का तो उतना उम्दा नहीं लग रहा है, काफी टाइम से अंडर परफॉर्मेंस है स्टॉक में। और 2200 रुपए का जैसा कि आपने कहा कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और वहीं पे स्टॉक बार बार आके रुकता है। अगर 2200 रुपए ब्रेक करता है स्टॉक तो आपको नीचे में 1800 रुपए तक का स्लाइड देखने मिल सकता है हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक पे। हालांकि पॉजिटिव न्यूज फ्लोज आ रहे हैं बट वो चाल हमें प्राइस एक्शन में नहीं देखने मिल रही है, तो ये कहीं दिखा रहा है कि वीकनेस है स्टॉक में, मे बी थोड़ा कंसोलिडेशन और हो उसके बाद एक अपमूव आए। तो मैं रेकमेंड करूंगा 2200 रुपए का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखे, क्योंकि अब 1200 रुपए की बाइंग है, अभी भी बहुत अच्छा मुनाफा है इनको। तो 2200 रुपए का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखे, अगर वो ब्रेक करता है तो फिर 1800 रुपए तक घिसक सकता है स्टॉक, वहां पे मे बी फ्रेश एंट्री के लिए देख सकते हैं। करंट लेवल्स पे मुझे नहीं लग रहा है इमीडिएट अपसाइड कुछ है, मे बी थोड़ा कंसोलिडेशन और हो स्टॉक में, और 2200 रुपए का जो सपोर्ट है वो की रहेगा यहाँ पे। ओके ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। इस बीच एनके सिन्हा है हमारे साथ कोलकाता से अपना सवाल पूछने के लिए। सिन्हा साहब नमस्ते, सवाल पूछिए सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सवाल है एपीएल अपोलो 2, एपीएल अपोलो 2। गुड मॉर्निंग जी। एपीएल गुड मॉर्निंग। एपीएल मेरा सवाल है एपीएल अपोलो पेस और एक है डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। सर बताइए कितने शेयर हैं? मेरे 500 शेयर है, हमारे 400 रुपए। एपीएल अपोलो एक एक करके बताइए। ये आपके पास एपीएल अपोलो 2 है, 500 शेयर है, 400 रुपए की खरीदा हुआ एपीएल अपोलो ट्यूब का। उसको ठीक है ना सर? क्या करना है? मैं सही बोल रहा हूँ ना? 500 रुपए पे आपने खरीदा है। हाँ ठीक है, डन। वैसे जो दूसरा सवाल है 3 गुना हो गया पैसा, 400 का खरीदा हुआ 1200 का रेट हो गया। सर अभी एक मिनट रुक जाओ, पहले इसका तो ले लें जवाब, ठीक है ना? एपीएल अपोलो ट्यूब्स
500 400 500 का खरीदा हुआ है, ठीक है, ये डबल हो गया। अब इनके रेट पे एक मेरे को सिर्फ आपसे पता करनी है रवि जी, प्रॉफिट बुक करें या अभी भी रुकें। एथिक्स ये कहता है कि जब सौदा ग्रिप में आ जाए तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए अगर शेयर अच्छा है तो। दूसरा एथिक्स ये कहता है कि मार्केट के अंदर अगर पैसा डबल हो जाए और जल्दी डबल हो जाए, जो इसने करके दिखाया है, जल्दी डबल करके दिखाया है, तो फिर एक बार इससे बाहर निकल जाए, फिर किसी और शेयर को देखे। अब आपकी राय बड़ी अहमियत है, बताइए जरा। आपने खुद ही अपने आप ही बता दिया है कि इनको करना क्या चाहिए। 500 शेयर हैं यहाँ पर, पहली बात 250 शेयर में एक बार मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। पहला क्वेश्चन, पहला ये स्टेप उठाइए। दूसरा स्टेप, आप 1170 का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए, अगर उसके नीचे जाता है तो फुल बुक कर लीजिए, वापस ट्रेन को अभी चलने दीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि 1320 और 1350 ये ऐसे लेवल्स हैं जिनमें कि आपको पूरा स्टॉक इससे एक बार को बुक करना चाहिए। रही बात नंबर्स का भी कंपैरिजन, आपको अगर आपने फाइनेंशियल्स नंबर्स देखे तो आप देखेंगे कि अब जो है वो उसके जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो एक कांस्टेंट होती जा रही है। पहले अगर दिसंबर 2021 से क्वार्टर से देखें तो काफी तेजी से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी थी, लेकिन अब स्टेबल है। तो शेयर में थोड़ा मुनाफा वसूली वहां पर वाजिब है और आपको भी यही स्टेप उठाना चाहिए कि एक बार जो मैंने लेवल्स बताया इनका ध्यान रखिए। 1170 का एक स्टॉप लॉस से पोजीशन को कंटिन्यू रखिए, बाकी पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिए। पोलो ट्यूब से आंशिक मुनाफा वसूली की सलाह है रवि की। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली से सतीश हमारे साथ हैं। सतीश जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार, मेरे पास LNT के 300 शेयर हैं 2175 भाव पे। 2175 रुपए के भाव पर आपके पास 300 शेयर हैं। लगभग 3 महीने पहले खरीदे हैं मैंने। ठीक है, 3 महीने पहले आपने खरीदे, उसके बावजूद भी देखिए आपको LNT प्रॉफिट कमा के दे रहा है। और यही खूबसूरती है जो बढ़िया स्टॉक्स होते हैं उसमें आपको ऐसी टेंशन होती नहीं है। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं कि मैं इसको रखूं या बेच दूं। सतीश जी, आपका नजरिया कितनी समय का है, कितना समय आप दे सकते हैं इसको? 2 साल तक। 2 साल तक, ठीक है, हेल्दी, बढ़िया टाइम है 2 साल। रवि, LNT बहुत शानदार ऑर्डर बुक करीब 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की, और हम लगातार देखते हैं, मतलब LNT के लिए नॉर्मल सा हो गया है कि 5,000 करोड़ रुपए के 7,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स मिलते रहते हैं इनको, और शेयर भी हम देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अच्छी चीज़ ये है कि सरकार का इस साल बड़ा ही हेवी कैपेक्स है और उसका बड़ा बेनिफिशियरी LNT ही है। LNT आपको लगता है कि अभी जिनको थोड़ा बड़ा मुनाफा हो रहा है उसको बिल्कुल बांधने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और समय अगर ये 2 साल दे सकते हैं तो दे दें, यहाँ से शेयर 1.5 गुना के आसपास हो जाएगा, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल, देखिए अभी तो अभिषेक जी खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के गवर्नमेंट ने जिस हिसाब से बजट में एलोकेशन किया है, अब उसको ग्राउंड रियलिटी पे भी सीधा सीधा LNT को फायदा मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉफिटेबिलिटी एक बार को अगर देखते हैं तो काफी नंबर्स जो है वो बड़े पॉजिटिव दिखाई देते हैं। 2,500 करोड़ से ऊपर की प्रॉफिटेबिलिटी आफ्टर टैक्स है, तो मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल। और चार्ट पे जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो तो 2800 का टारगेट यहाँ पर दिखाई रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पोजीशन को अभी कंटिन्यू करें, जल्दबाजी ना करें। अगर यहाँ पर जिस हिसाब से मुझे लगता है ऐसे हो सकता है चिंता जो मार्केट में इतनी न्यूज आ रही है उसका एक इम्पैक्ट हो, अगर उसका भी चिंता करते हैं तो मुझे लगता है कि 2000 एक ऐसा लेवल है जिसके नीचे जाने के बाद ही मार्केट सेंटीमेंट यहां पर इस स्टॉक के लिए खराब होंगे। तो कंटिन्यू रखें, पहला टारगेट 2800 का, दूसरा टारगेट 3200 रुपए का। इन टारगेट्स पे आता है तो ईटी स्वदेश को वापस कॉल कर लीजिए और फिर से राय ले लीजिए। कॉल कीजिएगा, हम फिर से रवि को जोड़ेंगे और उस वक्त समीक्षा जरूर करेंगे कि अब 2800 वाले LNT का करना क्या है। लेकिन आप बिना किसी फिक्र के, बिना किसी चिंता के LNT के शेयर में बने रहिए। 2233 पर अब ये ट्रेड कर रहा है इस वक्त। आज भी तेजी है लगातार, आज तीसरा सत्र है तेजी का, और 3 दिन में करीब 3% 4% के आसपास ये शेयर चल चुका है। में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी, हालांकि 17,150 के आसपास थोड़ा सा ठहराव लाने की निफ्टी कोशिश कर रहा है, और निफ्टी बैंक में हम देख रहे हैं कि बेहद मामूली गेंस के साथ 40,000 के स्तर को पार कर लिया है, और आज की खैर उपलब्धि इसको हम कहेंगे कि 40,000 के ऊपर निकल गया निफ्टी बैंक। हिंडाल्को टॉप गेनर है, दूसरी साइड एशियन पेंट्स टॉप लूजर है निफ्टी का। लेकिन कमोडिटी मार्केट में क्या कुछ चल रहा है और आज कमोडिटी की ABCD में क्या खास है, ये बताने के लिए विश्वमोहन है हमारे साथ।
आज कमोडिटी की एबीसीडी में हम एग्री मार्केट को चुन रहे हैं क्योंकि जिस तरह से मौसम में बदलाव हुआ है इससे उत्पादन को से लेकर यील्ड तक की चिंता देश के कई फसलों को लेकर है। ऐसे में मसाला कारोबारी की काफ़ी दिक्कत है। तो सबसे बड़ा रिस्क अगर आप मसाला कारोबारी हो, किसान हो, ट्रेडर्स हो, मर्चेंट हो, एक्सपोर्टर हो, प्रोसेसर हो, कुछ भी हो, लेकिन आपके लिए सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है मसाला कारोबार में? वो है प्राइस का रिस्क, क्योंकि भाव कभी भी ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। तो ऐसे में इस रिस्क को कम करने के लिए आपके पास क्या विकल्प है? तो सबसे पहले क्या क्या रिस्क आते हैं? मौसम की मार, जिससे सप्लाई की चिंता हो जाती है, जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है वहाँ से सप्लाई यानी कम हो जाती है, जो आपका प्रोजेक्शन पहले से होता है कि उत्पादन इतना होगा उससे कम हो जाता है, ये एक रिस्क है। इसका असर क्या होता है? भाव पर असर होता है। साथ ही डिमांड और सप्लाई का सिनेरियो के साथ साथ खपत की क्या स्थिति रहेगी, ग्लोबल मार्केट में किस तरह की डिमांड रहने वाली है, वहाँ पर क्या सप्लाई रहेगी, साथ ही सरकार की एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को लेकर क्या पॉलिसी है, ये मेजर रिस्क है। इस रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं? इस रिस्क को कम करने के लिए आपके पास वायदा बाजार में टूल्स है। अगर मसाला के कारोबारी है, आपके पास 3 ऑप्शन मौजूद है फ्यूचर्स में। हल्दी का कॉन्ट्रैक्ट है, साथ ही आपके पास धनिया का कॉन्ट्रैक्ट है और जीरा का कॉन्ट्रैक्ट है। तीनों कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास फ्यूचर्स का भी ऑप्शन है और ऑप्शंस के भी ट्रेड आप कर सकते हैं। तो आपको ट्रेड करना कैसे है? अगर आपको लग रहा है कि आपके पास स्टॉक है, फिजिकल स्टॉक है, आपके पास गोदाम में पड़ा हुआ, आपको लग रहा है कि भाव ऊपर जाएंगे तो अच्छी बात है, आपके स्टॉक के दाम बढ़ जाएंगे। अगर दाम गिर गए तो क्या होगा? तो आप शॉर्ट पोजीशन बना ले। और शॉर्ट पोजीशन में होगा क्या? अगर भाव गिर जाएंगे तो आपको वायदा बाजार के जरिए कमाई हो जाएगी। अगर भाव बढ़ गए तो आपके जो फिजिकल स्टॉक है उसके जरिए कमाई होगी और आप अपने शॉर्ट पोजीशन से निकल जाए समय रहते। तो वो एक रिस्क को कम कर सकते हैं, जोखिम को कम कर सकते हैं। पूरी तरह से नुकसान टाल तो नहीं सकते, लेकिन जोखिम को कम से कम करने का ये रिस्क होता है। अब बता देते हैं कि इन तीनों ही कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करने के लिए उनकी बारीकियां क्या है, क्या क्या करना है आपको। अगर आप हल्दी और धनिया की कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो 5 मीट्रिक टन के आसपास का उनका 5 मीट्रिक टन का उनका कॉन्ट्रैक्ट है और 50 का लॉट साइज है। जीरा में ट्रेड करते हैं तो इसका 30 का लॉट साइज है, 3 मीट्रिक टन का कॉन्ट्रैक्ट साइज है। तो कॉन्ट्रैक्ट साइज का मतलब ये हो गया उतने के प्राइस का आपका टोटल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उससे 10 से 12% आपको मार्जिन देना है और उतने ही मार्जिन में आप पूरे कारोबार के रिस्क को कम कर सकते हो। तो ये फायदा है वायदा बाजार का, यही महत्व है। अगर ट्रेडिंग के आप वायदा बाजार के जरिए डील करते हैं तो आप अपने रिस्क को कम से कम कर सकते हैं। ठीक है, मसाला कारोबार की एबीसीडी पूरे मसालेदार तरीके से आपको आसान भाषा में विश्वमोहन ने समझा दी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि होटल सेक्टर के लिए जश्न का माहौल लगातार बना हुआ है। पिछले साल हमने अनलॉक का बेनिफिट देखा और इस साल शादियों का सीजन जो कि जनवरी से शुरू होकर जून तक जा रहा है वो एक ट्रिगर है। इसके अलावा जो कि G20 जो समिट है उसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है, इसके चलते भी रौनक लगातार बनी रहेगी। तो होटल इंडस्ट्री किस तरह से अपने आप को तैयार कर रही है, आगे किस तरह के मौके देख रही है, इस पर हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा ने लेमन ट्री के प्रेसिडेंट विक्रमजीत सिंह से बातचीत की और समझने की कोशिश की कि आगे उनकी क्या योजनाएं हैं। आइए एक छोटा सा अंश आपको सुनवाते हैं। सर लोग दबा के आएंगे। सो इफ आई वर टू टेल यू कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट अगले क्वार्टर में, अप्रैल मई जून, जिसको हम क्वार्टर 1 बोलते हैं, फाइनेंशियल क्वार्टर 1, करीब 32 साया डेट्स हैं। 32 साया डेट्स मीन्स दैट पीपल ओनली गेट इन इंडिया एंड स्पेशली नॉर्थ इंडिया, लोग सिर्फ साया डेट्स पर शादी करते हैं। सो 32 साया डेट्स हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग डेट्स हैं, बहुत ही बड़े डेट्स हैं। That will bring a lot of demand to hotel rooms. You can safely assume that at least 1/3 of the quarter is covered by these Saya dates. और हर शादी में 2 दिन पहले और शायद 1 आध दिन बाद में फंक्शन रहता है। तो one Saya date means typically 4 wedding functions. Because 2 दिन पहले आपके कुछ functions होते हैं, संगीत वगैरह, शादी के बाद रिसेप्शन होता है। So I see that contributing very very positively to hotel demand in quarter 1. फिर G20 समिट आपको पता ही इंडिया में हो रहा है। एवरी मंथ देयर आर लॉट ऑफ दीज कमिटी मीटिंग्स एंड ऑल, एंड देन देयर इज द बिग समिट ऑन द 9th and 10th ऑफ सितंबर इन दिल्ली। सो मेरा मानना है कि अगले 6 महीने बहुत बढ़िया जाएंगे। पिछले 6 महीने से मच बेटर, काफ़ी बेहतर। और G20 साया डेट्स, दीज विल ओनली एड अप टू the demand, which I think will anyway naturally going to grow. ठीक है विक्रम, एक चीज़ मेरे को और पता करनी थी आपसे। महिंद्रा हॉलिडे का भी अपना एक कंसेप्ट है ना, वो रिजॉर्ट्स वगैरह में है और आजकल आपने देखा भी कि जो मैरिजेस वगैरह होती हैं वो रिजॉर्ट में हैं। अब तो रिजॉर्ट से भी हम आगे निकल चुके हैं, अब तो कई फॉरेन में भी होती हैं। क्या लेमन ट्री ऐसा कुछ प्लान कर रहा है कि एक रिजॉर्ट की चेन भी खोली जाए, क्योंकि इंडिया में जो वेडिंग है ये बहुत बड़ा एक बिजनेस है। देखिए वेडिंग सेगमेंट जो है इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड टू रिजॉर्ट्स, दैट सेगमेंट इज अक्रॉस द बोर्ड। यहाँ हम जहाँ बैठे हुए एरो सिटी में, वी डू अ लॉट ऑफ वेडिंग्स इन दिस होटल।
वी हैव अ वेरी लार्ज कन्वेंशन सेंटर इन सेक्टर 60 इन गुड़गांव। वहाँ पर हमारे बहुत शादियाँ होती है। हमने अपना नया ब्रांड लॉन्च किया है उदयपुर में, ओरिका, जो शादियों में बहुत ही मशहूर हो चुका है। इट्स वन ऑफ द पेट destinations for weddings, one of the most preferred destinations for weddings in Udaipur. So weddings is not restricted to resorts, it's not restricted to leisure locations, it's a pan India phenomena. शहरों में होता है, हर जगह होता है। जहाँ तक आप लेजर की बात करें, Lemon Tree today has also started expanding in the leisure segment, but in a different way. Mahindra has a membership model which we don't. We manage hotels. Our hotels are available for everybody, not just for members, and they are across India. And we are now adding more and more leisure hotels to our portfolio. So definitely, while the focus is on growing the leisure segment, it's in a different way, not the membership route that typically Mahindra does. तो लेमन ट्री के मैनेजमेंट विक्रमजीत सिंह से डिम्पी ये चर्चा कर रहे थे और ये पूरी की पूरी बातचीत हम आपको 1 बजे सुनाएंगे। लेकिन डिम्पी, अगर हम होटल सेक्टर की बात करें जो कि कोविड के टाइम में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था, और हाल फिलहाल की अगर हम खबरों को देखें तो लगातार एक्सपेंड कर रहा है लेमन ट्री, और लगातार कोई ना कोई रिजॉर्ट खरीदने, कहीं होटल खरीदने की खबरें आती है लेमन ट्री को लेकर। बातचीत से आपको और क्या अंदाज़ा लगा कि अब चूंकि ये शेयर अगर हम देखेंगे कोविड के टाइम से तो 15-20 रुपए के आसपास हो गया था, फिर 100 रुपए तक गया, फिर थोड़ा सा ऊपर से करेक्शन है, पूरे होटल इंडस्ट्री को लेकर आपको क्या सेंस मिला इस इंटरव्यू से? देखिए, 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। पहला, जो एनालिस्ट बोलते हैं कि इनकी बुक्स में डेट थोड़ा ज़्यादा है, तो मैनेजमेंट ने क्लियर किया कि अब वो जब भी कोई एक्विजिशंस वगैरह करेंगे तो इंटरनल एक्वेल से करेंगे, डेट को नहीं बढ़ाने जा रहे और डेट को उतारने जा रहे हैं। अब ये डेट कैसे और किस रूप में उतरेगा ये इंटरव्यू में आपको पता लग जाएगा, लेकिन बड़ा ही एग्रेसिव बयान दिया उन्होंने डेट को उतारने का। ये तो पहला पॉइंट था जो इस पूरी चर्चा का बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे को दिखा। दूसरा, अभी आप जो एक्सपेंशन की बात बोल रहे हैं, हर आप दूसरे या तीसरे या 5वें दिन सुनते होंगे कि ये लेमन ट्री कहीं ना कहीं कोई एक्विजिशंस वगैरह कर रहा है। इनका एक्विजिशंस की हालत ये है कि 25 से 30 नए होटल्स इन्होंने प्लान किए। एक होटल बनने में 4 साल लगते हैं, तो इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया अगले 4 साल में आप इनकी कैपेसिटी बहुत अच्छे से बढ़ते हुए दिखेंगे। तीसरी बात जो हमने इनसे जाके ये पता की कि रूम रेंट कैसे रहेंगे। इनका मानना है कि इस बार इतना अच्छा फ्लो है, ग्लोबल समिट भी है, G20, डोमेस्टिक इनफ्लोज भी काफ़ी अच्छा है, कोविड का एज सच कोई अभी तक कोई बड़ा खतरा नहीं है, तो इससे रूम रेंट और बढ़ेंगे। आप ये बात मान के जाइए कि इन्होंने अपना जो वर्स्ट था कोविड वाला फेज देख लिया, अब इससे बुरा ये नहीं देखेंगे, तो थोड़ा सा री रेट हो सकते हैं, बट क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, बहुत सारे होटल्स हैं, इसलिए आपको बैलेंस शीट और प्लस उनकी कन्विक्शन, उनका एक्सपेंशन, ये दोनों को चेक करके एक बार आगे बढ़ना होगा। अभिषेक, तो यहाँ से बुरा वक्त नहीं देखेंगे होटल वाली जो कंपनियां हैं, और हमारे लिए थोड़ी सी बुरी खबर है कि अगर रूम रेंट बढ़ते हैं, होटल्स महंगे होते हैं, तो जो लोग घूमने फिरने का प्लान बना रहे हैं उनकी जेब पर थोड़ी सी असर इसका आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले दर्शकों को जोड़ेंगे और संगीता झा का सवाल लेंगे जो कि आया है ट्विटर के जरिए। इनके पास है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स के 60 शेयर 373 रुपए के भाव पर। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, ये लॉजिस्टिक्स स्पेस हाल फिलहाल भी फोकस में रहा हुआ है, और शायद हम चर्चा ऐसी कर रहे हैं कि थोड़ी सी ना, जिस तरह से ब्रेंट क्रूड सस्ता हुआ है, थोड़ा सा बेनिफिट इनको दी जानी चाहिए फ्यूल के मामले में। खैर, वो बात की बात है, लेकिन ये शेयर आपको कैसा लग रहा है ऑल कार्गो का? क्या इसमें आप बने रहने की सलाह देंगे, क्योंकि इनके भाव के आसपास ही ये शेयर अभी? देखिए, इन्होंने जहां पे खरीदा है उसे एक स्टॉप लॉस तो जरूर मेंटेन कर ले, क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड है तो इनको 350 का स्टॉप लॉस, और थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेड है तो 345 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए। अपसाइड टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट इनको अगर थोड़ा सा लंबा समय देते हैं तो लगभग 415-420 के पास मिल सकता है, और इमीडिएट बेसिस पे देखते हैं तो मुझे लगता है वापस से 390 और 400 के बीच के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर ठीक है, और सबसे बड़ी बात आपने जो फंडामेंटल की बात की थी वो अब यहां से जो है वो ऑल कार्गो के लिए काफी हद तक पॉजिटिव होते हुए नजर आएंगे, तो उसका फायदा मिलेगा। तो मुझे लगता है थोड़ा समय देना यहाँ पर ज्यादा उचित होगा।
ओके ठीक है, अब हम विवेक को अपने साथ जोड़ते हैं और कोटा से हैं, कोटा राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक जी नमस्ते, पूछे सर अपने सवाल। हाँ सर, हेलो। क्या? नमस्ते सर, नमस्ते। मेरे पास हेलो 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 हेलो। आप सिर्फ अपना सवाल बता दीजिए, मैं पूछ लूंगा। हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा के 2000 शेयर हैं 94 के भाव से, क्या करना है? ठीक है, डन। 2000 शेयर बैंक ऑफ बड़ौदा के 94 का रेट है सर। आज का रेट ऊपर का है और अभी ये चल रहा है 166 रुपये पे, तो ठीक ठाक प्रॉफिट है। 1,44,000 का कुल मिला के प्रॉफिट है। आदित्य क्या करें, आधा प्रॉफिट बुक कर लें? 2000 शेयर क्वांटिटी अच्छी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आधे 1000 शेयर का तो प्रॉफिट बुक कर ही ले। जो पैसा जेब में आया ना वही प्रॉफिट है, नहीं तो M2M गेन है। जी बिल्कुल, डिम्पी जी आपने सही कहा कि अगर पैसे बुक नहीं करोगे प्रॉफिट्स आप तो आपके जेब में नहीं आ रहे, वो M2M गेन है। तो बिल्कुल एटलीस्ट 40-50% तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर ही लेना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है मार्केट्स काफी वॉलेटाइल हो रखे हैं और अगर आपको इतने अच्छे गेन्स हैं तो क्यों ना उसके मुनाफे को हम वसूले और इनकैश करें। और नीचे में सपोर्ट एक काफी अच्छा 200 DMA का भी है और उसके अलावा एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी आता है। तो 145 से 150 का जो लेवल है वो बहुत ही अच्छा सपोर्ट एरिया है और ऊपर में 170 का एक इंटरमीडिएट हर्डल जरूर है। अगर उसको क्रॉस करता है तो फिर आपको 190 तक के भाव भी इसमें देखने मिल सकते हैं। हमने देखा था कि एक बहुत अच्छी मूव आई थी सभी PSU बैंक्स में और उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज देखने मिल रहा है हमें। तो करंट जो कंसोलिडेशन चल रहा है वो कुछ दिनों और एक्सटेंड हो सकता है और इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड वीक हो गया कहीं भी, बिल्कुल नहीं। बट हाँ, क्योंकि बहुत अच्छे गेन्स है तो प्रॉफिट जरूर बुक करें और नीचे में 145 का स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर में 190 का टारगेट अगर आता है तो वापस एक बार रिव्यू करें। ठीक है, ये सलाह आपके लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा को होल्ड करने की सलाह है। 166 रुपये के आसपास के भाव हैं। हरियाणा से यशपाल जी का सवाल लेंगे और ये सवाल आया है इंस्टाग्राम के ज़रिए। और आज हम देखने की तमाम ऐसे दर्शक हैं जो लॉजिस्टिक्स शेयरों को लेकर राय जानना चाहते हैं। VRL लॉजिस्टिक्स, इनके पास से 100 रुपये के 100 शेयर हैं 645 रुपये के भाव पर और ये भी बिल्कुल हाल फिलहाल की खरीदारी लग रही है। रवि, VRL लॉजिस्टिक्स क्या आपको लगता है कि अगर इस स्पेस में बने रहना है तो ठीक शेयर है ये? देखिए अभिषेक जी, 3 शेयर ये लॉजिस्टिक के हैं, ऑल कार्गो, VRL लॉजिस्टिक और TCI। मेरे हिसाब से इन तीनों शेयरों पे अभी थोड़ा सा पॉजिटिव मूव देखने को मिल सकता है। VRL लॉजिस्टिक की बात कर लें तो मुझे लगता है कि एक बार 610 का स्टॉप लॉस बनता है और अपसाइड जो टारगेट अगर आप देखते हैं तो मुझे लगता है वापस से 680 और 720 ये 2 टारगेट अचीव होते हुए आ सकते हैं। तो मुझे लगता है पोजीशन को कंटिन्यू रखना चाहिए और ये ऐसा स्पेस है जिसमें कि अगर लॉन्ग टर्म निवेश भी करें या शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी देखते हैं तो मोमेंटम अच्छा मिलता है, प्रॉफिटेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ज्यादा होती, तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। ओके ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। शैलेश है महाराष्ट्र से अपना सवाल पूछने के लिए। शैलेश जी नमस्ते, पूछिए सर अपना सवाल। शेयर पे और मेरा बाइंग प्राइस था 40 रुपीज का। हेलो, ओके ठीक है, ये खरीदा कब था ये और मेरे को बताओ, खरीदा कब था सर ये जल्दी से बताओ। ये लगभग अभी इसको 8-9 महीने हो गए। ठीक है, डन, समझ गया मैं। आपका अगस्त के आसपास की खरीद होगी। उस उसने नया हाई बनाया था, 45-48 तक ये गया था, लेकिन उसके बाद कमज़ोर हो गया शेयर। आदित्य एक बार यार शेयर को चेक करो। इसकी खूबसूरती मैं बताता हूँ। ये शेयर वैसे तो वॉल्यूम कम रखता है, सावधानी से ट्रेड करना चाहिए, ऊपर नीचे बहुत तेज़ी से करता है। रिलायंस का जो 5G स्पेक्ट्रम का काम है ना वो इनके पास भी है, सुबेक्स के पास भी है। ये ITA एनेबल्ड कंपनी, ये बहुत तेज़ी से चला और उसके बाद उतनी ही तेज़ी से नीचे भी आया। बहुत सारे लोग इसमें फंसे हुए हैं। ये तो शुक्र है सिर्फ 40 पे है, बहुत सारे लोग तो 60 पे भी फंसे हुए हैं। आप जरा बताइए क्या करना है, आधा हुआ रेट है। डिम्पी जी स्टॉक तो फिलहाल काफी वीक है और चार्ट्स में ये देख के लग भी नहीं रहा है कि इमीडिएट एक अप मूव स्टॉक में देखने मिलेगा।
बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा, 25 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। अगर वो ब्रेक करता है तो नीचे में आपको 20 रुपए तक डाउन साइड देखने मिलेगा। ऊपर पुल बैक अगर आपको 32 33 पे मिलता है तो एग्जिट करे। अपसाइड मुझे बहुत लिमिटेड लग रहा है स्टॉक में, कंटिन्यूस लोअर लो लोअर हाइज जो बना रहे स्टॉक, तो ट्रेंड वीक है और बने रहने का कोई मतलब नहीं बनता मुझे यहाँ पे। ठीक है, ट्रेंड वीक है, बने रहने में समझदारी नहीं है, सेल ऑन राइज, उछाल पर यहाँ से निकलने की आपको सलाह है। जब भी आपको मौका मिले, लगता है कि अब थोड़ा सा शेयर चल गया तो आप इससे निकल जाइए। अनीता का सवाल लेंगे हरियाणा से, और इनके पास हैं SBI के शेयर 58 और भाव है 558 का। रवि, SBI दो इंपोर्टेड जो टेंशंस थी SBI के लिए वो भारी पड़ गई। पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई अडानी को लेकर, उसने मूड खराब किया, शेयर उसके बाद संभलने की कोशिश कर रहा था तो SVB बैंक का संकट आ गया अमेरिका से। तो ये दोनों चीज़ें शेयर को ऊपर जाने नहीं दे रही हैं। और हालांकि अच्छी चीज़ ये है कि 500 रुपये वाला जो भाव है उसको पकड़ के अभी तक रखा हुआ है 500 से 550 की रेंज में। अभी आप बताइए कि करना क्या है इसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि जब ये शेयर फिर से रिकवर करने की कोशिश कर रहा था वहां पर इन्होंने लिया होगा अनीता ने, और अब फिर से अपने आप को थोड़ा सा फंसा हुआ महसूस कर रही हैं। आपको लगता है कि समय देंगी तो पोटेंशियल है, क्योंकि निश्चित तौर पर सबसे बड़ा बैंक है, तो टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं इसमें? देखिए अभिषेक जी, वैसे तो टेंशन की कोई बात नहीं है। जितना भरोसा आपको अपने अकाउंट पे SBI पे आपको अकाउंट खोलने पे और रखने पे पैसा, उतना ही भरोसा स्टॉक पे भी रख सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि जब से 625 और 630 के हाईज के बाद से करेक्शन पे आया, अट्रैक्शन में वापस से इन्वेस्टर के बढ़ गया है। और लोअर साइड पे मैक्सिमम जो लेवल मुझे दिखाई देता है वो 480 तक के दिखाई देते हैं। और मैं कई शोज में मैंने ये रिकमेंड किया है कि 480-500 के बीच में खरीदारी करिए। 580 पहला लक्ष्य और 650 दूसरा लक्ष्य होना चाहिए। और जो बात आपने कही, देखिए यूएस के बैंक के फंडामेंटल अलग है, इंडिया के बैंक के फंडामेंटल अलग है। वो लिवरेज बहुत ज्यादा दे देते हैं। SBI जैसा बैंक या फिर भारत के जो बैंक है उनमें लिखा पड़ी इतनी है कि इतना लिवरेज दे पाना बहुत मुश्किल है। NPA जो हुए थे उसको लेकर के फिर बाद में सरकार RBI ने यहाँ पर बड़े स्ट्रांग स्टेप लिए, जिसकी वजह से भारत के बैंक काफी यहाँ पर स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है जो चिंता अगर इस चीज को लेकर के है कि यूएस के बैंकों ने ये हाल किया, तो इंडिया के बैंकों का देखिए टेम्परेरी इंपैक्ट हो सकता है, मार्केट में थोड़ा करेक्शन आ सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि भारत के बैंकों में उसका कोई बहुत बड़ा असर लॉन्ग टर्म पे नहीं देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल इस चिंता को दूर करिए, स्टॉक पे बने रहिए। एवरेज करना है तो 480 500 के बीच में थोड़ा एवरेज भी कर लीजिए। टारगेट 580 और 650। होल्ड और एवरेज दोनों की रास्ता आपके लिए खोल दिया रवि जी ने, और ये कह रहे हैं कि आप इसमें बने रहें। 600 रुपये और उसके ऊपर के भी टारगेट आपको मिल सकते हैं। तो होल्ड या एवरेज जैसे भी आपको ठीक लगे, एवरेज कंफर्ट से कीजिएगा। कहीं दुखी होकर परेशान होकर पैसा लेके एवरेज ना करें। जो पैसे पड़े हुए हैं उसमें कंफर्ट है तो करें, नहीं तो छोड़ देना, होल्ड ही रखो खाली, फिर समझना हो तो। आगे बढ़ते हैं। अब बिमल का एक व्हाट्सअप हमको मिला है, उन्होंने 3 सवाल भेजे, 3 में से मैं 2 ले लेता हूँ, एक की क्वांटिटी कम है इसलिए उसको मैं छोड़ रहा हूँ। बाटा इंडिया है एक तो 1750, आदित्य जल्दी से चार्ट खोल लो दोनों के। बाटा इंडिया है इनके पास 1750, घाटा है, आज 1400 का चल रहा है, 42 शेयर। गोदरेज प्रॉपर्टी इनके पास है, वो भी 1470 रुपये के हैं, तो वहाँ से भी घाटा इनके पास है, 67 का है। बट दोनों शेयर वैसे देखा जाए तो अच्छे हैं। अब करें क्या? अच्छे शेयर भाव गलत। डिम्पी जी, पहले बाटा की बात करते हैं। करेक्शन हमें काफी देखने मिला है स्टॉक में, और इस करेक्शन के बाद अब एक अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है स्टॉक में। मंथली चार्ट्स पे, वीकली चार्ट्स पे अगर मैं देखूं तो बहुत अच्छे सपोर्ट्स पे, ये लेवल्स में मैं एग्जिट की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। नीचे में बल्कि आप 1370 1380 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखे और बने रहे। यहाँ से एक आपको एक पुल बैक जरूर देखने मिलेगा। ऊपर में 1500 तक का टारगेट आपको देखने मिल सकता है। अगर 1500 निकाल के उसके ऊपर सस्टेन करता है स्टॉक तो 1600 भी आपको देखने मिल सकता है। हालांकि आपकी बाइंग प्राइस काफी ऊपर है, बट हाँ, करंट लेवल्स पे तो एग्जिट की सलाह नहीं दूंगा। ये एज फार एज बाटा इज कंसर्न। एवरेज की सलाह मैं नहीं दूंगा अभी फिलहाल। अगर 1450 निकालता है तो फिर आप एवरेज भी करने को देख सकते हैं। अगर हम दूसरा स्टॉक था इनका गोदरेज प्रॉपर्टीज, अगर उसकी बात करें तो उसमें वीकनेस अभी भी है कहीं ना कहीं। वो वीकनेस खत्म पूरी तरीके से नहीं हुआ है। डाउन साइड पे स्टॉक एक बार 1000 टेस्ट कर सकता है। तो सलाह दूंगा कि एक बार स्टॉप लॉस 1000 का जरूर मेंटेन करें, क्योंकि अगर उसके नीचे ब्रेक करता है स्टॉक तो उसमें काफी भारी गिरावट देखने मिल सकेगी। काफी डाउन साइड इन्होंने देख चुके हैं, तो फिर 1000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। एक रिकवरी आती है तो फिर एग्जिट का रूट इनको मिलेगा। ठीक है, रिकवरी जब आएगी तो आपको एग्जिट का रूट इसमें मिल जाएगा।
आगे बढ़ेंगे, हिरेन का सवाल लेंगे जो कि ट्विटर से आया है और इनके पास है सोना कॉमस्टार के, यानी कि सोना BLW के ये शेयर हैं। 65 की संख्या है और 481 रुपये का भाव है। क्विकली रवि आपसे जानना चाहेंगे, इनके भाव से 60 रुपये अभी नीचे ये शेयर ट्रेड कर रहा है, कैसा फ्यूचर लग रहा है आपको इसका? देखिए, ऑटो ऑक्सिलरी का स्टॉक है और इस समय अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा करेक्शन, शायद हेल्दी करेक्शन में गिना जाएगा, क्योंकि नंबर्स अच्छे हैं, चार्ट अच्छे लग रहे हैं। मुझे लगता है बिल्कुल बने रहना चाहिए। जहां तक स्टॉप लॉस की बात है तो 400 के स्टॉप लॉस से इस पोजीशन को अभी होल्ड करके रखें। अप साइड में रिवर्सल में 445 और 480 ये 2 लक्ष्य आते हैं, तो एक बार अपनी पोजीशन को जरूर रिव्यू करिए। नवनीत जम्मू से इंस्टाग्राम के जरिए उनका सवाल हमको मिला है ग्रीव्स कॉटन के बारे में। 220 आदित्य चार्ट खोल लो, 220 शेयर उनके पास है, 180 का रेट है ग्रीव्स कॉटन का। वो कह रहे हैं कि 2 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो आज उनका जो घाटा है वो करीब 10,000 रुपये का है। अभी शेयर चल रहा है 130 का, 180 है शेयर का। अपना काम है, अगर वो चल गया, ये कॉटन वॉटन से इंडस्ट्री से डील नहीं करती है, तो ऑटो से डील करने वाली कंपनी है। अगर ये चल गया तो फिर बहुत अच्छा चलेगा ये शेयर। एक बार आपके रिकमेंडेशन, 2 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं? 2 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं तो डिम्पी जी मैं सजेस्ट करूंगा होल्ड करें। 120 का जरूर स्टॉप लॉस लगा है, 120 115 बहुत ही अच्छे सपोर्ट से एरिया है और बहुत पास में है, इसलिए मैं रेकमेंड कर रहा हूँ और होल्ड करने के लिए, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल में। और इनका जो एक बाइंग प्राइस था 180, वही टारगेट भी रहेगा मेरा ऊपर में, क्योंकि वो एक हर्डल भी है, इन्होंने वो एक रेजिस्टेंस पे बाई कर लिया है। तो 115 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। 130 का भाव है, करंट भाव 15 रुपए का डाउन साइड है, और ऊपर में 180 अगर आपको दिखता है तो वहां पे वापस रिव्यू करे। और जैसा कि आपने कहा कि ऑटो स्टॉक है, 2 व्हीलर स्पेस में एंट्री भी कर रही है, तो डेफिनेटली एक मोमेंटम प्ले हो सकता है यहाँ से। ओके ठीक है, 2 साल है इसलिए आपको होल्ड करने की रिकमेंडेशन है। वैसे तो आपके भाव से नीचे है ये, कम क्वांटिटी में भी लॉस ज़्यादा है, इसलिए ना एवरेज करना ना ही कुछ करना, जो है एज इट इज़ बैठे रहो। ये शेयर अपने आप से ठीक होके ऊपर आएगा, थोड़ा समय लगेगा बट आ जाएगा। और 145 के ऊपर जिस दिन ये आ गया उस दिन के बाद आपका दिन थोड़ा और जल्दी से ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आज समय देने के लिए। रवि जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। अभिषेक और आप मेरे को फिलहाल इजाज़त दे सकते हैं इस कार्यक्रम से। कल भी इसी समय 10:30 से लेकर 11:30 बजे के बीच में कॉलर शो होता है। आपका कोई भी सवाल है आप हमें भेज सकते हैं। ट्विटर हैंडल सब कुछ सेम है, इंस्टा ट्विटर पे चले जाएं, व्हाट्सएप पे चले जाएं, आप कॉल कर लें, जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे भेजिए सवाल और पूछ लीजिए। फिलहाल मेरे को और अभिषेक को इजाज़त दीजिए, नमस्कार।